नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में। और आज हम कर रहे हैं रीट लेवल 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज सुबह 25 फरवरी 2023 को। उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो हालांकि बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 या 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इन क्वेश्चंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बहुत कम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और हम इनको डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। सो हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। ऑप्शंस हैं, शी सेड टू देम हैड यू बीन रेडी फॉर द इवेंट। सेकेंड ऑप्शन है, शी सेज टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। थर्ड ऑप्शन है, she said to them are you ready for the event। she asked to them were you ready for the event। so इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, she said to them are you ready for the event, क्योंकि इसी का जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो यही बनेगा, she asked them if they were ready for the event। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। when the reporting verb is in the past यानी said and the direct speech is in the present indefinite tense, simple present tense, then the indirect speech यानी कि जो reported speech है will change into the past indefinite tense। and if the sentence is in interrogative, we use the reporting verbs like asked या inquired, इसी तरह की। और while answering to yes or no questions we use if or whether। तो यहाँ पे जो इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है उसमें if भी है और इसमें asked भी है, तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, she said to them are you ready for the event। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, choose the correct passive voice of the sentence from the options that follow। he had not done the work। तो पैसिव वॉइस का ये क्वेश्चन है, he had not done the work। इसके ऑप्शंस हमें मिले हैं, ऑप्शन ए है the work had not been done by him, बी है the work has not been done by him, सी ऑप्शन है the work was not wasn't done by him, या ऑप्शन डी है the work isn't done by him। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When a sentence is changed from the active voice into the passive voice, the object in the active voice becomes the subject। तो ये तो जनरल रूल है पैसिव वॉइस का। and the subject in the active voice become by plus agent, ठीक है, in the passive voice। all perfect tenses in active voice change into been in passive voice। तो ये बात हमें स्पेशली देखनी है। परफेक्ट टेंस है he had not done the work, तो इसमें been का यूज हुआ है, the work had not been done by him। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, choose the correct meaning of the underlying idiom from the options that follow। please get to the point, don't beat around the bush। तो यहाँ पे हमें ये ईडियम दी हुई है और इसका हमें प्रॉपर जो मीनिंग बताना है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, से थिंग्स टू द पॉइंट, बी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, सी अवॉइड टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, या सी है डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स। तो डी तो जो ऑप्शन है वो बहुत ही कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है। सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अवॉइड टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो डोंट बीट अराउंड द बुश, जैसे हम बात करते हैं ना कि फालतू की बात मत करो, मुद्दे पर आओ, ठीक है, तो ये उसी तरह का इडियम है, इसी तरह की बात कहने के लिए यूज की जाती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स because you want to avoid talking about what is really important। जब आप कोई बात कर रहे होते हैं और आप इम्पॉर्टेंट यानी मुद्दे की बात को छोड़कर फालतू की बातें करते हैं तो वहां पर इस इडियम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीच मस्ट प्रिसीड लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग या लिसनिंग राइटिंग। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जिसने LSRW के बारे में सुना है वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। इसका आंसर हम देखेंगे ऑप्शन सी, रीडिंग राइटिंग। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते ही आपको इस क्वेश्चन की जो डिटेलिंग है वो बिल्कुल पता चल जाएगी। लिसनिंग एंड स्पीकिंग मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग।
क्यों? एज द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स विद द करेक्ट ऑर्डर आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो देखिए ये स्टेजेस हैं सीखने की। सबसे पहले लिसनिंग सीखी जाती है, या सबसे पहले बच्चा लिसन करता है, उसके बाद वो स्पीक करता है, फिर वो रीड करता है और फिर वो राइट करता है। तो देखिए बहुत आसान सी बात है कि स्पीच मस्ट प्रिसीड, तो स्पीच किसे प्रिसीड करता है, तो रीडिंग और राइटिंग से पहले स्पीच हो जानी चाहिए। बाकी ऑप्शंस भी नहीं बिल्कुल मैच कर रहे हैं, लाइक लिसनिंग और स्पीकिंग, तो इसमें खुद से स्पीकिंग आ रहा है, बी ऑप्शन में भी स्पीकिंग है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लिसनिंग और राइटिंग है तो लिसनिंग तो खुद प्रिसीड करता है स्पीच को, यानी स्पीकिंग से पहले लिसनिंग आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए होगा ऑप्शन सी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। हालांकि जो ऑप्शन ए है बाइलिंगुअल मेथड, दैट इज कंसीडर्ड अ मिडवे अप्रोच ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इन दोनों का मिडवे अप्रोच होता है ये। पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये बहुत पुराना मेथड है, एंशिएंट ग्रीक और रोमन टाइम में भी इसको यूज किया जाता था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि ट्रेडिशनल टेक्निक है और फॉरेन लैंग्वेज teaching based on explicit instruction in the grammatical analysis of the target language and translation of sentences from the native language into the target language and vice versa। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one is applicable of communicative language teaching? इनमें से हमें बताना है कि CLT जो अप्रोच होती है, टीचिंग मेथड है, उसमें कौन सी जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल है। ऑप्शन है हमारे पास, इट स्ट्रेसेस ऑन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चर का यूज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। नेक्स्ट है, इट इज अ ओल्ड अप्रोच, इट इज ओल्ड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज। ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये न्यूली डेवलप्ड टेक्निक है। नेक्स्ट है, इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। रीजन क्या है कि इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्टूडेंट्स यूज द लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज सच एज रोल प्लेज, गेसिंग गेम्स, इंफॉर्मेशन गैप, ग्रुप वर्क, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एटसेट्रा। तो इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है, तो इसमें ये स्टूडेंट्स में क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ रॉबरी। तो इस सेंटेंस से ही इसका जो मीनिंग है फ्रेजल वर्ब का वो अपने से ही पता चल रहा है। ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं, रिवील्ड, एक्सप्लेन्ड, कंसील्ड या फॉरगॉट। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका होगा कंसील्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। टू होल्ड समवन और समथिंग, back means to prevent someone from doing or something or to prevent something from happening, मतलब कुछ छुपाना, ठीक है, रोकना, अपने आधिपत्य में रखना। अपने आधिपत्य में रखने का मतलब क्या होता है कि अपने आप तक सीमित रखना, उसको झिझकना या हिचकिचाना। तो देखिए इसमें जो सेंटेंस इन्होंने दिया है, द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ रॉबरी, तो थीफ क्या करेगा, डिटेल्स रॉबरी की बताएगा थोड़ी, छुपाएगा ना। तो इसमें क्या आंसर, इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंसील्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्चुअली क्या है कि जितना पॉसिबल हो सकता है एक्सप्लोर करके इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की गई है। बाकी देखिए कि जो परम सत्ता होती है उसके अधिकार में ये चीज़ें होती हैं कि वो किस आंसर को सही मानते हैं, किस आंसर को गलत मानते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।